प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार फिर से आपका नए टॉपिक के साथ स्वागत है। और अब हम चर्चा करते हैं लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि कैसे जो है किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि आप जानते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकेल, आयरन क्लोराइड, मैग्नेटाइट, तो जितने भी जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है उनमें लौह चुंबकत्व का गुण कैसे आता है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, लौह चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व लगभग एक ही प्रकार का होता है, केवल तीव्रता का अंतर होता है। क्योंकि लौह चुंबकत्व में पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय पावर होती है वो ज़्यादा होती है और अनुचुंबकत्व में क्या होती है, कम होती है। थोड़ा सा इतना अंतर है, लेकिन मेन डिफरेंस उनमें क्या है, लौह चुंबकत्व के अंदर जो परमाणुओं की आपस में एक प्रकार की व्यवस्था होती है, वो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल व्यवस्था होती है। और इनमें परमाणु के एक प्रकार से कुछ पदार्थ के पूरे पदार्थ के अंदर एक प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिसमें परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का एक समूह बन जाता है, जिनका चक्रण एक विशेष दिशा में होता है, जिस कारण से प्रत्येक प्रभावी क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रभावी क्षेत्र उसमें बनते हैं और इन प्रभावी क्षेत्र को हम बोलते हैं डोमेन। एक बार फिर समझ लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थों से लौह चुंबकीय पदार्थ किस प्रकार से अलग होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में पूरे पदार्थ के अंदर परमाणु का एक विशेष प्रभावी क्षेत्र बनता है। परमाणु के परमाणु के समूह जैसे बन जाते हैं एक प्रकार से, जिनको हम प्रभावी क्षेत्र कह रहे हैं। और इन प्रभावी क्षेत्र में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण एक निश्चित दिशा में होता है, जिस कारण से उसमें एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। लेकिन ये सारे प्रभावी क्षेत्र क्या होते हैं, अनियमित रूप से जो है वितरित होते हैं, इनका कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होते, ठीक है। जिस कारण से सामान्य स्थिति में नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, और चुंबकीय पावर नेट इनकी क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। देखिए, यहां पर चित्र से और आप क्लियर समझ जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था कि लौह चुंबकीय पदार्थ में कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, परमाणु के क्या बन जाते हैं, प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। सिंपल बात है। देखिए, यहां पर जैसे आप देख रहे होंगे ये प्रभावी क्षेत्र बने हुए हैं, और इन प्रभावी क्षेत्रों में बेटा आप देख रहे होंगे, देखिए एक प्रभावी क्षेत्र ये बन गया हमारा, ये देखिए इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इनका चक्रण एक निश्चित दिशा में है। दूसरा प्रभावी क्षेत्र ये वाला बन गया, आप देख रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण कुछ अलग दिशा में, जिसके कारण यहां पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो अलग दिशा में होगा। ऐसे यहां वाले का चुंबकीय आघूर्ण अलग दिशा में होगा, ऐसे इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। कहने का मतलब सामान्य स्थिति में नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर हम इसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो फिर क्या होगा। देखिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण, अच्छा एक बात और है कि ये जो प्रभावी क्षेत्र बन रहे हैं, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कुछ एक सीमा के हिसाब से होती है, अलग अलग पदार्थों में हो सकता है, अलग अलग होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 17 से लेकर के 10 की पावर 21 तक इनमें सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जानते हैं कि भाई अगर इसको हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो तब क्या होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, देखिए उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छा, इन प्रभावी क्षेत्रों को जो ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित
एक सिस्टमेटिक ढंग से लगे हुए, उनको हमने क्या बोल दिया, डोमेन बोल दिया। ये मैंने पहले आपको बता दिया यहाँ पर कि ये क्या है, डोमेन है। ये जो प्रभावी क्षेत्र बन रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में चक्रण कर रहे हैं, ये डोमेन है। ये डोमेन जो है रेंडमली ओरिएंटेटेड होते हैं, अनियमित रूप से अविनिश्चित होते हैं, जिस कारण से नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इन डोमेनों, ये जो डोमेन है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में चक्रण कर रहे हैं, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार से बदलता है। अब कैसे बदलता है देखिए, एक तो होता है कि विस्थापन के द्वारा इन डोमेनों का विस्थापन होता है, और एक होता है ये जो डोमेन है ये क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, उसके कारण भी चुंबकीय आघूर्ण फिर अलग से जो है उत्पन्न होता है। देखिए विस्थापन कैसे होता है, देखिए इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सामान्य स्थिति में ये 4 डोमेन थे। एक ये था, जैसे आप देख रहे होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण इस दिशा में था। एक ये था जिसमें चक्रण जो है नीचे की दिशा में था। एक ये था जिसमें चक्रण इस दिशा में। एक ये है जिसका चक्रण इस दिशा में। अब जैसे हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा, इन चारों डोमेन में से जिस डोमेन की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, वो वाला डोमेन तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आकार में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन और डोमेन क्या हो जाएंगे, आकार में छोटे हो जाएंगे। तो नेट जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, इसमें एक निश्चित दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण से ये चुंबकित हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, माने एक प्रकार से तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है ऐसा होता है, और दूसरे प्रकार से प्रभाव कैसा होता है, देखिए जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखेंगे, जैसे ये था, ये देख रहे होंगे 4 डोमेन है जिनकी अलग अलग दिशाएं हैं। तो जब आप इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चारों डोमेन क्या करेंगे, चक्रण करेंगे, घूमेंगे, और जिस कारण से लास्ट में एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये सारे के सारे डोमेन क्या हो जाएंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, और इसमें नेट चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? तो दो प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो है इस पे होता है। ठीक है, ये मैंने नोट्स में भी यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये नोट्स में भी है, और इसमें सब कुछ यही चीज़ें लिखी है जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखनी, ये पहला वाला जो पॉइंट कि परिसीमाओं का विस्थापन, कि जिस क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसी दिशा में सारे वो वाला डोमेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आकार में, और सब घट जाएंगे, और नेट चुंबकीय क्षेत्र या नेट चुंबकीय आघूर्ण उस दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरे में क्या था कि भाई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब या पदार्थ को जब हम क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो जिस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी दिशा में डोमेन क्या हो जाएंगे, घूम घाम करके फिर उसी दिशा में संरेखित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है दो प्रकार से लौह चुंबकीय पदार्थों का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव होता है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपने कि ज़्यादा चुंबकत्व का जो गुण आता है लौह चुंबकीय पदार्थों में, वो डोमेनों के घूर्णन के कारण आता है, हमेशा याद रखनी है ये बात। दूसरा, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, काफ़ी वीक है, निर्बल है, तो तब तो उसमें चुंबकत्व का जो गुण आएगा डोमेनों की परिसीमा के विस्थापन के कारण आएगा, और अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल है तो डोमेनों के घूर्णन के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि आप लोग सब समझ गए होंगे, और इसको बार बार रिपीट कीजिए तो मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया ढंग से इसको समझते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आगे, इस पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं उसके साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार।